हम टेक्निक्स पढ़ रहे थे जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर की। उसमें जो रह गया था वो प्रैक्टिस एक्सेप्टेंस है टेक्निक। प्रैक्टिस एक्सेप्टेंस के अंदर है, रिमेंबर दैट एंजाइटी इज नॉट समथिंग यू आर एक्सपीरियंसिंग बिकॉज यू आर फ्लॉड इन एनी वे। प्रैक्टिस एक्सेप्टेंस में ये है कि हमने ये याद रखना है कि जो एंजाइटी से अगर वो सफर कर रहा है वो उसका ब्लेम नहीं है। एंजाइटी जो सा वो एक ऐसा फैक्टर है जो जेनेटिक, फैमिली हिस्ट्री या लाइफ एक्सपीरियंस की वजह से हो सकती है। देर इज नो देर इज नो वन कॉज ऑफ जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर जिसमें हम ये कह सकें कि लोग जो उनसे उससे शिकार हो सकते हैं। कोई एक स्पेसिफिक इसकी कॉज नहीं हो सकती। बहुत सारे लोग हैं जो लाइफ एक्सपीरियंसेस करते हैं जिसकी वजह से उन जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है। अब ये जो जितना ज्यादा आसानी इसमें यही है कि जितनी जल्दी हम ये एक्सेप्ट कर लें कि ये जो जर्नी है, इस जर्नी को हम एक्सेप्ट करें, उतने वो हेल्पफुल होगी कि हम जो है अब रिकवरी की तरफ जाएं और हमें अपॉर्चुनिटी मिले कि किस तरह से हमने खुद की केयर करनी है, किस तरह से लर्न करना है और कौन से वेज हैं जिसमें हमें रिलैक्सेशन मिलेगी, जिसमें एंक्शियस सिम्टम्स जो से हैं वो रिड्यूस होंगे। अब इसको हम किस तरह से करेंगे कि हम एक्सेप्ट करेंगे अपने इमोशंस को, इम्प्रूव करेंगे ओवरऑल इमोशनल हेल्थ को, आइडेंटिफाई करेंगे इमोशंस को, और फिर हम मल्टीपल स्टेप्स जो हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता अचीव करते रहेंगे। नेक्स्ट है कीप अ पॉजिटिव एटीट्यूड। अब पॉजिटिव एटीट्यूड हमने किस तरह से रखना है कि पहले तो हमने होप नहीं छोड़नी एक बेटर लिविंग की तरफ, कि हमने एक अच्छी जिंदगी की तरफ जाना है, इसकी उम्मीद हमें रहनी ही है और रखनी ही है। अब बहुत सारे लोग हैं उनको उसको हमने इस तरह से लेना है कि अगर एंजाइटी से सफर कर रहे हैं तो एंजाइटी हमारे लिए इक्वल टू चैलेंज है। जिस तरह से अगर हम ये कह सकते हैं कि डायग्नोसिस हुआ है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, तो एक लाइफ का चैलेंज है जिसे हमने ओवरकम करना है। अब इसे ओवरकम किस तरह से करना है, हमने प्रोडक्टिविटी की तरफ जाना है, जॉयफुल लाइफ की तरफ जाना है और फुलनेस की तरफ जाना है। अब है कि की क्या है इसकी, कि ये है कि टेकिंग टाइम, कि हमने लर्न करना है कि स्ट्रेटेजीज कौन कौन सी हो जिससे वर्क करके हम बेहतर महसूस कर सकें, कनेक्टेड महसूस करें कर सकें, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड महसूस कर सकें, खुद को कनेक्टेड फील कर सकें और पॉजिटिव रहें। अब ये सोर्स हमें कहाँ से मिलेगा, ये सोर्स हम फाइंड आउट करेंगे। कॉर्ड्स के जरिए भी कर सकते हैं, वर्सेस के जरिए भी कर सकते हैं, मतलब जो लाइंस होती हैं, और म्यूजिक के जरिए भी कर सकते हैं। नेचर, हमारे सराउंडिंग में, या हम हमारे जो नेचर है जिसके ज्यादा जितने करीब होंगे उतने ज्यादा जोन सा है हम बिलोंगिंगनेस फील करेंगे। सोशली कनेक्शन जोन सा है ये भी हमें पॉजिटिव एटीट्यूड का एक सोर्स प्रोवाइड करता है। अब इसका क्या है, हम एग्जाम्पल ये भी दे सकते हैं कि ऐसे पॉजिटिविटी की तरफ रहें, ऐसा पॉजिटिव सर्कल रखें जिससे हमें होप और इंस्पायरेशन मिलती रहे। ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड है जिसमें हमने सोर्स को एक्सप्लेन किया है कि सोर्स क्या है, स्ट्रेटजीज ऑफ वर्क के लिए हमें पॉजिटिव टाइम के लिए हमें कौन सी चीज की रिक्वायरमेंट से ले सकते हैं। उसको हमने कहा है कि हम कोर्ट से, वर्सेस से, म्यूजिक से, नेचर से और सोशल कनेक्शन से भी ले सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं। अब इसके लिए नेक्स्ट है कि कोपिंग स्ट्रेटजीज कौन कौन, फिजिकल कोपिंग स्ट्रेटजीज कौन कौन सी हो सकती हैं। फिजिकल कोपिंग स्ट्रेटजीज के अंदर हम ये लेंगे सबसे पहले कि ईट वेल। अब मैंने फिजिकल कोपिंग स्ट्रेटजीज को क्यों ऐड किया है, फिजिकल कोपिंग स्ट्रेटजीज को इस वजह से ऐड किया है कि हम जब खाते नहीं है, हमारी बॉडी की बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती तो प्रॉब्लम अराइज होना शुरू हो जाती है, क्योंकि बेरिंग लेवल कम होना शुरू हो जाता है। एग्जाम्पल इस तरह से कि अगर आप 3 दिन अच्छे से सोए ना, अच्छे तरीके से खाए ना, तो ऑटोमेटिकली आप में इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट होगी और एंक्शियसनेस भी आना शुरू हो जाएगी। तो ये एक स्टार्टिंग सिम्टम्स होते हैं। तो बेसिक नीड बॉडी की पूरी होना बहुत जरूरी होती है। जब हम प्रैक्टिकली, जब भी प्रैक्टिकली हम वर्क कर रहे होते हैं तो हमारे पास जो भी क्लाइंट आता है या हम सराउंडिंग में देखते हैं तो सबसे पहले जो क्वेश्चन होता है वो उसकी फिजिकल नीड के ऊपर होता है कि बॉडी की फिजिकल नीड किस तरह से फुलफिल की जा रही है।
जैसे कि कॉपिंग स्ट्रेटेजीज में जो मैंने ऐड किया है वो है ईटिंग वेल, एक्सरसाइज, ब्रीथिंग, एस्टेब्लिशिंग रिलैक्सिंग बेड टाइम रूटीन, और आपके ये जो जितने भी हमारी हैबिट्स होती हैं वो आपके इमोशनल सिम्टम्स को कंट्रोल करती है। जो भी हमारे इमोशनल सिम्टम्स आ रहे होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं। अब इसमें सबसे पहले जो ऐड किया है वो है ईट वेल, कि आप अपनी बॉडीज को क्या दे रहे हैं, हम अपनी बॉडीज को क्या दे रहे हैं, उसका इन्फ्लुएंसेस हमारे फिजिकली और इमोशनली कैसा कैसा इन्फ्लुएंस है, जिससे हम किस तरह से फील कर रहे हैं। अब कहते हैं कि फूड जो सा वो एंजाइटी कॉज नहीं करी, लेकिन फूड हमारे मूड पे इम्पैक्ट जरूर करती है। हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि फूड का कोई लेना देना नहीं है हमारे एंशियसनेस से या एंजाइटी से, लेकिन उसका इम्पैक्ट होता है हमारे मूड से। जैसे कि मिसाल के तौर पे मूड बहुत खराब होता है, आपको अपनी फेवरेट डिश जो है वो एक अच्छे तरीके से बनी है वो सामने आए, तो आप अपने मूड में चेंजिंग देखते हैं, तो ये इम्पैक्ट करता है आपके मूड पर। अब है ईटिंग लाइक शुगरी स्नैक्स। अब जो ज्यादा मीठा खाते हैं उससे ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा ब्लड के अंदर किस तरह से कि फीलिंग ऑफ रेस्टलेसनेस की तरफ या फटीक की तरफ। अब ये एक एग्जांपल, शुगर का लेवल जो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर आता है वो वेरी कर रहा होता है पर्सन टू पर्सन। इट्स अ एग्जांपल कि किस तरह से ये इम्पैक्ट करता है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में है कि हमारी बॉडी को, अब इसको एक्सरसाइज को क्यों ऐड किया गया है कि जब भी हमारा जो मूड है वो डिप्रेस्ड होता है, हम इसमें थोड़ी सी भी वॉक करते हैं, अपनी सिचुएशन, अपनी जो हमारी सराउंडिंग है या हमारी जिस सिचुएशन में हम होते हैं उसको चेंज करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे हमारे मूड में चेंज आता है। तो हमारे फिजिकल एक्टिविटी जौन सा है वो हमारे मूड पर इम्पैक्ट करती है, हमारे मूड पर उसका असर होता है। तो हम जब अपनी बॉडी को मूव करते हैं तो ये स्ट्रेस को मैनेज बेहतरीन तरीका होता है। इसमें हमारे जो एक्सरसाइज जौन सा वो हेल्प करती है हमारे एंडोफाइंस को, और जो हमारी टेंशन है एंडोफाइंस जो जिसमें से न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और ये रिलीव करता है टेंशन को। अब इसमें हम किस तरह से करते हैं कि हमें कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहना चाहिए, और साथ के साथ जो हमारी पुरानी एक्टिविटीज हैं, फेवरेट पुरानी एक्टिविटीज हैं, उसको ज्वाइन करना चाहिए, उसको एंजॉय करना चाहिए। अब है कि आप जो है वो कोई भी एक्सरसाइज, अब इसमें स्पेसिफिक नहीं होता कि अगर आपको एंजाइटी हो रही है तो आपने जो सा प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन की ही कोई ना कोई करनी है, ऐसा नहीं है। हम इसमें वेरिएशन लेकर आते हैं और सुजेस्ट वही करते हैं जो पर्सन टू पर्सन बेनिफिशियल होती है, उसके लिए ईजफुल होती है, या फिर उसको एंजॉय या फन की तरफ लेके जाती है। अब है कि क्या एक्सरसाइज में कंसिस्टेंट शेड्यूल होना चाहिए, कोऑपरेटिवनेस होनी चाहिए। कितना कोऑपरेटिवनेस का मतलब है कि आप उसको वीक में कितना टाइम कितनी दफा कर रहे हो, कितनी दफा करने को सुजेस्ट करते हो, या उसमें रिलैक्सेशन प्रोग्रेसिव मसल्स जो से थेरेपी उसको कैसे इंक्लूड कर रहे हैं कि मसल्स का आपके अगर टेंशन मसल्स टेंशन हो रहे हैं या वो हो रहे हैं स्टफ हो रहे हैं तो आपने उसके लिए क्या रेकमेंड करना है। तो इसमें है बिल्कुल कंसिस्टेंसी शेड्यूल में होनी चाहिए, और वीक के अंदर 3 to 4 टाइम्स जो है वो पर वीक करना चाहिए, या हमें इससे ज्यादा करना चाहिए। जिस तरह से हम शेड्यूल बनाते हैं जिम जाने के लिए कि 2 डेज का गैप हो या 3 डेज का गैप हो, वो भी वेरिएशन आती है। तो इसी तरह ही जब हम एंजाइटी के लिए रिकमेंड कर रहे होते हैं या सजेस्ट कर रहे होते हैं, तो हमें एक शेड्यूल देना होता है कि किस तरह से हमने उसको मैनेज करना है, और इसमें प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशन की कितनी टेक्निक्स आएंगी ताकि वो रिलैक्स फील कर सके। क्योंकि जब भी एंजाइटी या डिप्रेशन का डायग्नोसिस होता है तो वेट के अंदर वेरिएशन आ रही होती है, तो उस चीज को देखते हुए ही हम एक्सरसाइज वाले पोर्शन को मैनेज करते हैं। नेक्स्ट है गेट इनफ स्लीप। अब इसके अंदर मैंने डिजीज कंट्रोल सेंटर का रेफरेंस डाला है। इसमें ये है कि जो इसमें अडल्ट्स को जोन सा है 7 आवर्स ऑफ स्लीप एट नाइट
दिया गया है, रेफरेंस डाला है इसी वजह से ताकि थोड़ी सी ऑथेंटिसिटी आए। अब है कि ये डिफिकल्ट है कि एंग्शियस जो है पर्सन या जो एंजाइटिक पर्सनालिटी है जिसकी, या जो इसको डायग्नोस हुआ हुआ है एंजाइटी को, वो सो सके, या वो एक रिलायबल नाइट टाइम बना सके, जिस तरह से हम सो जाते हैं 11 बजे, हमारी कंडीशनिंग हुई होती है कि 11 बजे सोना है, वो हो सके। तो उसको उसमें बहुत ज्यादा मुश्किल आता है, एक रिलायबिलिटी नहीं आ रही होती, वो रिलैक्स नहीं खुद को कर पा रहा होता, और प्रिपेयर करने के लिए मुश्किल आ रही होती है कि क्वालिटी टाइम किस तरह से लिया जाए। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि कुछ टेक्निक्स यूज की जाती हैं, ये सजेशन किया जाता है कि ये सोर्स जो सा वो उनके लिए हेल्पफुल होगा। तो प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन जो टेक्निक्स हैं वो दी जाती हैं, या रीडिंग दी जाती है कि कोई भी बुक आप रीड कर सकते हो, क्योंकि जब भी हम सोते हैं तो हमारे माइंड में बहुत ज्यादा फ्यूचर रेलेवेंट टेक्निक्स आ रही होती हैं। तो वो टेक्निक्स जो सा होता है, सॉरी, फ्यूचर रेलेवेंट थिंकिंग आ रही होती है, तो वो थिंकिंग आपको एंग्शियस कर देती है। जब हम कोई भी रीडिंग करते हैं तो आपका माइंड डिवर्ट होके एक टॉपिक की तरफ फोकस हो जाता है, इसलिए रीडिंग भी हेल्पफुल होती है। जर्नलिंग वो होता है कि जो आपको थेराप्यूटिक सेशन के अंदर एक असाइनमेंट्स दी जाती हैं, और वो एक पोर्टफोलियो बना होता है जिसमें आपका जितना भी फीडबैक होता है पास्ट टेक्निक्स का, वो टेक्निक्स का फीडबैक भी होता है, और फ्यूचर जो आपने वर्क करना होता है वो गोल्स भी डिसाइडेड होते हैं। तो जब हम खुद अपना देख रहे होते हैं, एनालिसिस कर रहे होते हैं, पहले हमारे में कितनी प्रोग्रेसिव परसेंटेज थी और अब क्या परसेंटेज, फिर इट्स अ सोर्ट ऑफ रिलैक्सेशन कि हम अच्छा कर रही हैं। अब है टर्निंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एट लीस्ट 1 आवर बिफोर बेड कैन हेल्प यू प्रिपेयर योर माइंड। अब इसको इस ये स्लीप हाइजीन के अंदर भी आता है कि जब भी स्लीप का इशू आता है तो सोने से 1 घंटा पहले लाइट्स या इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई भी चीज बंद कर दें ताकि आपकी अटेंशन डाइवर्ट ना हो सके। अब है डूइंग अ ब्रेन डंप्स और राइटिंग टू डू लिस्ट। अब ये जो चीजें हैं, ये चीजें हेल्पफुल होती हैं, डूइंग डंप्स और प्रिपेयर करना अपनी टू डू लिस्ट और वेरी log as part of your bedtime routine can also helpful if you struggle with racing thoughts and anxiety। अब जो एंग्शियस हैं और जिनको रात को सोते वक्त बहुत ज्यादा रिपीटेटिव थिंकिंग होती है, या उनके माइंड में आइडियाज आते हैं, ये सोचें चलती रहती हैं, उनके लिए दो टेक्निक्स हैं, ब्रेन डंप और राइटिंग टू डू लिस्ट। इसके अंदर दोनों में ये चीजें आती हैं कि आप एक लिस्टिंग करते रहते हैं, मतलब कि जब भी एंग्शियस पर्सन होता है वो किसी एक टॉपिक को लेके सोच नहीं पाता, एक टॉपिक को लेके वेरिएशन आती रहती है, कभी एक चीज को कभी दूसरे टॉपिक को। तो जब हम राइटिंग टू डू लिस्ट में आते हैं तो वो एक टॉपिक को फाइनलाइज कर लेता है कि मेरी लाइफ की ये डोमेन्स हैं और इस डोमेन्स को लेके मुझे एंजाइटी हो रही है, तो वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं या कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको लिस्ट को फाइनलाइज कर देते हैं। नेक्स्ट है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग जो सा इसमें इश्यू पहले क्या आ रहा होता है कि पहले तो जो सा हमारा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आ जाता है, ये कॉमन सिम्टम्स होता है एंजाइटी का। अब इसमें जो टाइटनेस ऑफ चेस्ट भी आ रही है, मसल्स टेंशन भी हो रहे हैं, मतलब आपके मसल्स जो हैं उसमें अकड़ाव भी आएगा, आपको चेस्ट के अंदर खिंचाव भी महसूस होगा। इन सारे मूवमेंट्स के अंदर ना हम कहीं भूल जाते हैं कि हमने सांस प्रॉपर वे में लेना है, जिसमें हमारा ऑक्सीजन लेवल है वो प्रॉपर तौर पे बॉडी के अंदर जाए, हमारे लंग्स के अंदर से सर्कुलेशन प्रॉपर हो। तो हम क्या करते हैं, हम खाली सांस भरते हैं या बहुत तेजी से सांस लेते हैं। तो इसको फिजिकल स्ट्रेटजीज में इसीलिए डाला गया है कि ब्रीथ को अच्छे तरीके से लिया जाए, मतलब स्लोली, और पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को रोटेट किया जाए, रन किया जाए, ताकि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन क्वांटिटी है वो पूरी हो सके। हम थोड़ा सा इसको रिपीट कर लेते हैं, फिर इसका नेक्स्ट कौन सा है डिसऑर्डर, उसको हम स्टार्ट करते हैं। कीप अ पॉजिटिव एटीट्यूड। कीप अ पॉजिटिव एटीट्यूड के अंदर हमने ये चीजें रखनी है कि हमने पॉजिटिव एटीट्यूड लेना है, ताकि हम, अब पॉजिटिव एटीट्यूड का सोर्स कौन कौन सा है, सोर्स है क्वार्ट्स वर्सेस म्यूजिक, नेचर, सोशल कनेक्शन, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। आपका सराउंडिंग जिससे आप पॉजिटिव हो सके, आपको होप मिल सके, आपको इंस्पिरेशन मिल सके। अब इसका फायदा क्या है कि हम बेटर
वे ऑफ लिविंग की तरफ जाते हैं, जो हमारी होप खत्म हो चुकी है हमारे में होप दोबारा आता है, हम एंजाइटी को एज अ चैलेंज लेके उसको ओवरकम करने की कोशिश करते हैं, प्रोडक्टिविटी और जॉयफुल लिविंग की तरफ जाते हैं। अब फिजिकल स्ट्रेटजीज कौन सी हैं? फिजिकल स्ट्रेटजीज में ईट वेल है। ईट वेल क्यों डाला गया है कि जब भी हमारी बेसिक नीड बॉडी की उसमें इम्बैलेंसमेंट आना शुरू होती है तो हमारा इमोशनल लेवल जो सा ये इमोशनल बेरिंग लेवल है वो भी डिस्टर्ब होना शुरू होता है। तो हमें खाना स्नैक्स जो से हैं बेशक से फूड जो सा है वो आपका और स्नैक्स जो से है वो उसका कोई लेना देना नहीं है एंजाइटी से, लेकिन उसका इम्पैक्ट मूड से बहुत ज्यादा होता है या उसका लिंक मूड पे बहुत ज्यादा है। अब है ईटिंग शुगरी स्नैक्स। शुगरी स्नैक्स हमारे शुगर लेवल, जो ब्लड में शुगर लेवल है उसको ऊपर इम्पैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से रेस्टलेसनेस और फटीग होती है। तो हमें डाइट के अंदर शुगर जो सोर्स ऑफ शुगर है उसको मेंटेन रखना है। अगर आपकी एंग्शियस पर्सनालिटी है ये किसी भी इस तरह के डिसऑर्डर से आप गुजर रहे हैं तो इस चीज का ख्याल रखना है या आपने सजेस्ट करना है कोई आपके पास क्लाइंट आता है। तो इसमें नेक्स्ट है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कि क्या फायदा है, क्यों हम एक्सरसाइज को हमने ऐड किया इसमें कि ये मैनेज करता है स्ट्रेस को, बूस्ट करता है एंडोफिट्स को और रिलीव टेंशन को करता है। और इसके अंदर आपने एक्सरसाइज में जरूरी नहीं है कि कोई नई ही चीज हो, अगर ओल्ड आपकी कोई भी फेवरेट एक्टिविटीज हैं तो आप उसके साथ 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 लेके चल सकते हैं, आपको बेनिफिशियल हो। और इसमें दोनों चीजें हम लेकर आते हैं कि ट्राई करते हैं कि हमारे न्यू एक्टिविटीज हों और प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशन टेक्निक भी साथ साथ चलती रहें, ताकि आपकी बॉडी जोन सा है उसमें मसल्स जोन से है वो रिलैक्स हो सके जब आप एंजाइटी से गुजर रहे होते हैं। नेक्स्ट है गेट इनफ स्लीप। इनफ स्लीप के अंदर मैंने जो रेफरेंस दिया था वो सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल का दिया था। इनके अकॉर्डिंग जो सा है हर अडल्ट के अंदर कम से कम 3 घंटे की नींद होनी चाहिए रात में। अब है कि एंजाइटी के अंदर क्या होता है कि आपको सोने में मसला होता है, नाइट टाइम रूटीन जो सा वो रिलायबल नहीं होती, क्वालिटी ऑफ स्लीप नहीं होती। तो उसके लिए हमें कौन सी टेक्निक करनी चाहिए? ब्रेन डम और राइटिंग टू डू लिस्ट। इससे ये होता है कि हम जो सा है अपने रेसिंग ऑफ थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके अलावा कौन कौन सी टेक्निक्स होती है? मसल्स रिलैक्सेशन टेक्निक है, रीडिंग है, जर्नलिंग है और टर्निंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो भी 1 घंटा पहले बेड पर जाने से पहले। और हमने फिर इसमें ऐड किया है ब्रीथिंग को। ब्रीथिंग में जौन सा है, ब्रीथिंग जौन सा वो एक फिजिकल अलार्मिंग सिम्टम है जिसके अंदर चेस्ट जौन सा है वो टाइट होती है और मसल्स टेंशन के सिम्टम्स अपेयर होते हैं। तो हम उसमें भूल जाते हैं कि सांस कैसे लेने, तो इसमें हम सुजेस्ट कर रहे होते हैं कि डीप ब्रीथिंग करें ताकि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल सही तरीके से सर्कुलेट हो सके।